हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, आज हम उससे आगे वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वह टॉपिक है अर्धांशों पे आधारित क्वेश्चन। तो अर्धांशों पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्धांश होते क्या हैं। जब भी जो अल्फाबेट होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसा कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं। जब इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी ये प्रथम अर्थांश है, प्रथम अर्धांश। इस तरह से ये सेकंड अर्धांश होगा। द्वितीय अर्धांश। जब अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को 13 अक्षरों के दो भागों में बांट दिया जाता है, तो इनको अर्धांश कहते हैं। ये प्रथम अर्धांश कहलाता है और ये द्वितीय अर्धांश कहलाता है। इन पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रथम अर्धांश का व्युत्क्रम कर दो, या द्वितीय अर्धांश का व्युत्क्रम कर दो, या प्रथम अर्धांश है वो द्वितीय के स्थान पे चला जाता है, यानी आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। अर्धांशों पे आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम। ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम एंड श्याम। इस पर अर्धांशों से आधारित 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप आती है इसमें स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का अर्थ क्या होगा कि ये दोनों वर्ड, राम अपने स्थान से श्याम के स्थान पे आ जाता है और श्याम है वो राम के स्थान पे चला जाता है, तो ये इनका स्थान परिवर्तन कहलाता है। जैसे श्याम, इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा SHYAM, श्याम। एंड मध्य का है, ये बीच में ही रहेगा, एंड श्याम के स्थान पे राम आ जाएगा। तो राम एंड श्याम का, जब श्याम एंड राम इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रकार आता है व्युत्क्रम करना। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा राम एंड श्याम का?
व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ये इस क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लास्ट से स्टार्ट करके शुरू तक लिख देंगे तो ये इसका व्युत्क्रम क्रम कहलाता है। तो इसको पहले जो लास्ट में लिखा हुआ उसको सबसे पहले लिख देंगे, MAYHS, फिर आएगा DNA, फिर आएगा MAR लिखते हैं। अब इस पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में ये राम एंड श्याम लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है नीचे हमको। तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनाना होता है तो इसके दायां साइड हम दर्पण रखेंगे। अब इसके दाएं तरफ जब हम दर्पण रखेंगे तो इसका जो मिरर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो ये जो भी वर्ड्स है, ये जैसे श्याम लिखा हुआ है तो इसका M आएगा, फिर A आएगा, फिर Y आएगा, फिर S आएगा। इस तरह से इसका मिरर बनेगा। तो इसका दर्पण बनाते हैं, M का दर्पण बन जाएगा इस तरह से, A एज इट इज रहेगा, Y भी एज इट इज रहेगा, H का भी ऐसे ही रहेगा, S इस तरह से है तो S का हो जाएगा ये, एंड D इस तरह से है तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, N का हो जाएगा इस तरह से, A एज इट इज रहेगा, एंड M भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, A भी एज इट इज रहेगा, एंड R इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इन पर आधारित क्वेश्चन ऐसे होता है कि जब हमें राम एंड श्याम इस तरह से दिया हुआ है और हमें बोले कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो दर्पण प्रतिबिंब बनवाने के बाद वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ कि इसमें ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जो पहले और बाद में उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी उनका राम एंड श्याम का जब दर्पण प्रतिबिंब बनाया, जैसा कि ये बनाया है यहाँ पे, तो इसमें देख के बताओ कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि पहले और बाद में सेम वैसे ही हैं। जैसे कि पहला वर्ड देखे M को दर्पण प्रतिबिंब करने पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम वैसा ही है, A भी वैसा ही है, Y में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, S में भी नहीं हुआ, S है इसमें परिवर्तन हुआ है, पहले इस तरह से था और ये जस्ट उल्टा हो गया, D में भी परिवर्तन हुआ है, M में भी परिवर्तन हुआ है, A एज इट इज है, M भी एज इट इज है, A भी ऐसा ही है एज इट इज। तो इन पे आधारित क्वेश्चनों पे ऐसे पूछता है कि कितने अल्फाबेट्स थे जिनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें पहले और बाद में सेम वैसे ही दिख रहे हैं। और परिवर्तन का पूछेगी तो 4 ऐसे अल्फाबेट हैं जो पहले से बदल गए। तो ये तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट टाइप है जल प्रतिबिंब। अब हमें राम एंड श्याम का जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब बनाने के लिए जल प्रतिबिंब, देखो जब भी दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं तो ये उसके दाएं साइड आता है। अगर आपको बोले कि बाएं साइड रखना है तो आप बाएं साइड भी रख सकते हो, अगर कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा इस साइड में ही रखा जाता है, ठीक है। और जब भी जल प्रतिबिंब बोलता है तो आपको राम एंड श्याम के नीचे की ओर मिरर रख देना है, ठीक है।
ये मानो ये जो लाइन खींची है ये जल ही है, ठीक है। तो ये जल है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड में बनेगा या इस साइड में बनेगा। हम जब भी जल के अंदर अपनी परछाई उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो अपनी परछाई नीचे की ओर बनती है ना, उसी तरह ये राम एंड श्याम है, इसकी परछाई भी ये अक्सर जस्ट ऐसे पलट जाएंगे, एंड है ये भी ऐसे पलट जाएगा। यानी इसकी जो जल प्रतिबिंब बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा कि आर इस तरह से बन जाएगा, ए को भी उल्टा कर देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, एम का तो डब्ल्यू बन जाएगा, ए इस तरह से बन जाएगा, एंड एन इस तरह से बन जाएगा। डी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा, एस कुछ इस तरह से बन जाएगा, एच में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी सेम एज इट इज रहता है, वाई उल्टा हो जाएगा, एंड ए ये भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एम का डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जब राम एंड श्याम का जल प्रतिबिंब बनाया तो इसमें ऐसे कितने अल्फाबेट्स है जो पहले भी वैसे ही थे अब भी वैसे ही है, यानी उनमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो ये आर परिवर्तन हो गया, ए में भी परिवर्तन हो गया, इसमें भी परिवर्तन हो गया, ओनली और इसमें डी एंड एच, इसके अलावा ऐसे कोई और अल्फाबेट्स नहीं है जो पहले जैसे ही बाद में है, बाकी सभी में परिवर्तन हो गया। तो आपने देखा कि अर्धांशों पे आधारित इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उनका स्थान परिवर्तन करवा के हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है किसके दाएं से या बाएं से, वो भी अपन क्वेश्चंस में देखेंगे इनके किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बाकी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर तो बाकी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि प्रथम अर्धांश को तो व्युत्क्रम में रख दिया जाए, व्युत्क्रम में रख दिया जाए मतलब प्रथम अर्धांश ये है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इन संख्याओं को जस्ट पलट दो,
यानी ए के स्थान पे एम आ जाना चाहिए, फिर एम, फिर बी के स्थान पे एल, तो यानी इस क्रम में लिख देंगे एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, इस क्रम में लिख देंगे तो प्रथम अर्धांश का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं एम एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रथम अर्धांश का व्युत्क्रम में रख दिया जाए। ठीक है, द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब वो एज इट इज होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दाएं से 11वें अक्षर। अब दायां कौन सा होता है? आपको कल दायां बताया था कि हमें जब भी इस तरह से देखना हो तो हमारा ये बायां है तो ये इसका बायां हो जाएगा, ये हमारा दायां है तो इसका दायां ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि दाएं से 11वां, तो इस तरफ से 11वां अक्षर कौन सा होगा? इस तरफ से 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दाया से 11वां पी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वे अक्षर के बाएं से 13वां। अब ये बीच में वाला अक्षर है, अब इसका बायां और दायां जैसा कि आपको कल बताया था इसका भी सेम उसी तरह से देखते हैं। जस्ट हम इसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब हमें इसके बायां बोले तो हम इस तरफ जाएंगे और अगर दायां बोले तो हम इस तरफ जाएंगे। तो ठीक है, इसमें बोला है कि इस अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर, तो बायां का मतलब इस तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा आंसर के हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड था। अब हम शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड देखते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम अर्धांश को तो व्युत्क्रम रख दिया जाए, तो व्युत्क्रम का मतलब तो अपन इस तरह से व्युत्क्रम कर ही देंगे कि ए से लेके एम तक का प्रथम अर्धांश होता है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा एम टू ए। ठीक है, और नेक्स्ट अर्धांश तो एन टू जेड होगा ही। जैसा कि हमें इसमें दिया गया है दाएं से 11। पिछली क्लासेस में हमने देखा था जब भी हमें बोले कि दाएं से 11, दाएं से 11, ठीक है, उस अक्षर के बाएं से 13, बाएं से 13। जैसा कि आपको बताया था जब भी दोनों डिफरेंट हो तो क्या होता है, उनके बीच में एडिशन होता है, और एडिशन होने के बाद जो यहाँ वाली संख्या होती है वो यहाँ आ जाती है, और क्या हो जाता है इनका एडिशन, कि ये दाएं से 24। अब दाएं से 24 का मतलब कि आपको इस तरफ से बताना है कि 24 पे क्या होगा। तो आपको 24 का ये दाएं से नंबर है, तो आपको काफी परेशानी होगी इस तरफ से यहाँ तक जाने में। तो आप इस नंबर को आप बाएं से भी निकाल सकते हैं। अब बाएं से जब भी निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि ये दाएं से 24वां दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ देखिए ये नंबर हमें दे रखा है कि ये दाएं से कौन सा है, दाएं से 24। अब हमें इसको बाएं से निकालना है, तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बाएं से
बाएं से निकालने के लिए हम इसे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26, उनमें से जो हमें संख्या दी गई है उससे एक कम घटाएंगे, यानी हमें दाएं से 24 दे रखा है तो हम इसमें से 23 घटा देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 बच जाए, यानी बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, जो कि हम आसानी से बता सकते हैं कि बाएं से तीसरा अक्षर के होगा। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक्स की काफी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देख लेंगे कि आपको दायां दिया है बायां दिया है। तो क्या करना है, दोनों जब अपोजिट है तो सीधा ही इनका एडिशन करना है, यानी दाएं से 24 होगा। अब दाएं से 24 है तो आपको क्या करना होगा कि आपको दाएं से थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप इसको बाएं से कन्वर्ट करने के लिए जो एडिशन आया उसमें एक कम करके, यानी 24 आया था तो 23 करके, यानी 26 में से 23 घटा दोगे तो आपका इसका नंबर बाएं से तीसरा आ जाएगा। तो आप इसको बिना ऐसे सोल्व किए भी इसको कर सकते हैं, तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप बाद में आप डायरेक्ट ही करने लग जाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका थोड़ा प्रूफ जान लेते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला किस तरह से आया। इसका हम छोटा सा एग्जांपल लेके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, माना कि हमें अल्फाबेट के 5 अक्षर ही दिए हुए, ए बी सी डी एंड ई। अब हमें बोले कि इसका दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो आप यहाँ तो आसानी से बता दोगे कि दाएं से तीसरा अक्षर सी होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये दाएं से जो 3वां अंक है यानी अल्फाबेट है वो सी है। ठीक है, अब ये तो है अपना दाएं से, अब इसी का नंबर अब हमें बाएं से ज्ञात करना है कि ये बाएं से कितना होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि जब भी हमें कोई जिसकी भी संख्या दाएं से दी हुई होती है और हमें बाएं से ज्ञात करनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है बाएं से इक्वल्स टू टोटल अल्फाबेट। टोटल अल्फाबेट अभी के टाइम अपने पास कितने हैं, ओनली 5 ही है, तो टोटल माइनस जिस अल्फाबेट का हमें दाएं से नंबर दिया गया है उसमें से एक कम, यानी दाएं से हमें कितना दे रखा है 3 माइनस 1 को हम टोटल में से घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, यानी इसका नंबर हो जाएगा बाएं से 3 होगा। इस तरह से हम दाएं से नंबर जब दिया होता है तो हम उसको बाएं से नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ये तो एक छोटा एग्जांपल था, जब काफ़ी ये बड़ी आती है 26 वाली आती है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमें दाएं से नंबर दिया होता है उसमें से सिर्फ एक कम करके टोटल में से घटा देना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को द्वितीय अर्धांश के स्थान पर अर्धांश के स्थान पर व सेकंड को फर्स्ट अर्धांश के स्थान पर फर्स्ट अर्धांश के स्थान पर रख दिया जावे तथा इस प्रकार बनी संपूर्ण श्रृंखला को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा क्वेश्चन। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रथम अर्धांश है उसको द्वितीय अर्धांश की जगह पे रखा गया है तथा द्वितीय अर्धांश को प्रथम के स्थान पर रख दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो पहला हम लिखते हैं कि जो ABCD अल्फाबेट्स होती है वो A से लेके M वाला प्रथम अर्धांश होता है एंड सेकंड N to Z ये द्वितीय अर्धांश होता है। अब इसने बोला है कि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यानी प्रथम अर्धांश द्वितीय की जगह चला जाता है और द्वितीय अर्धांश प्रथम के स्थान पे चला जाता है। यानी ये इस तरह से हो जाएगा, क्रम N to Z हो जाएगा एंड A to M इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन इस तरह से दी है, इस प्रकार बनी संपूर्ण श्रृंखला को व्युत्क्रम कर दिया जाए। अब हमारी श्रृंखला ये हो गई, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम ये इस ऑर्डर में लिखी हुई है तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा M से लेके A तो यहाँ आ जाएगा और Z से लेके N यहाँ आ जाएगा। ये दी गई श्रृंखला का व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? अब ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि इसमें बोला है कि दाएं से 8 उस अक्षर की
बाएं से 11, उस अक्षर के बाएं से 11। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि जब भी ये दोनों डिफरेंट्स होते हैं तो क्या होता है इनके बीच में, एडिशन होता है। तो एडिशन होता है तो ये वाली पहले वाली जो पहला स्टेटमेंट दिया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट दाएं से दिया है तो ये दाएं से यहाँ आ जाएगा, तो इसका नंबर आ जाएगा दाएं से 11 + 8 19। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, के दाएं 5वां। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये भी दाएं से और ये भी दाएं से, जब दोनों सेम होते हैं तो उनके बीच में घटाव यानी माइनस होता है। अब माइनस होगा तब भी जो भी हमें यहाँ पहले स्टेटमेंट दिया था वो यहाँ पे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, दाएं से, ठीक है, दाएं से अब घटाव है तो 19 में से 5 गए तो कितना बचेंगे, 19 में से 5 गए 14। ठीक है, अब ये दाएं से नंबर आए, अब दाएं से देखने के बजाय हम इसको बाएं से निकाल देते हैं। बाएं से निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें से टोटल कितना है इनका 26 माइनस 1 कम यानी 30, तो इसमें से ये गए तो 30, तो अपना आ गया कि दाएं से अब अपने पास टोटल आ गया कि जो अपना नंबर है, अब अपने पास जो टोटल आ गया वो है बाएं से 13वां। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि हमारी श्रृंखला ये वाली है, तो इसमें बाएं से 13वां कौन सा होगा, बाएं से 13वें नंबर पे ए आएगा। ठीक है, तो ये है 13 नंबर और ये है अपना आंसर। ठीक है, तो हम इनका यूज करके काफी जल्दी कर सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह के और भी ढेर सारे सवाल हम आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में करेंगे, जिसमें कि अल्फाबेट की टेस्ट सीरीज होगी। अल्फाबेट टेस्ट पर आधारित कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्य प्रकार के प्रश्न। शब्द एलिफेंट के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। SPANTEHANY
एन ए टी, पी एच ए एन टी। तो स्टूडेंट्स बताइए कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि एलिफेंट के द्वारा बनाया जा सकता है? ई ऑप्शन। यस। एस, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसके अंदर एस है जो एलिफेंट की स्पेलिंग में ही नहीं है। हाँ, यानी हम वो वर्ड नहीं बना सकते, इसमें एस तो हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है, तो हम ये एस पी एन टी स्पेंड ये वर्ड कैसे बना सकते हैं? जब हमें एस दिया ही नहीं है तो हम ये वर्ड्स नहीं बना सकते, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में देखा जाए तो ई हमारे पास है, एच भी है, ए भी है, एन भी है, और हमारे पास वाई नहीं है। वाई नहीं है तो ये भी हम नहीं बना सकते, तो बी ऑप्शन इस तरह से गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी हमारे पास वाई दिख रहा है, तो ये वाई नहीं है हमारे पास, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पी एच ए एन ए टी, जबकि हमारे पास इसमें लिखा हुआ तो है, पर इसमें क्या है कि ए हमारे पास एक ही है, जबकि इसमें डबल ए का यूज हुआ है। तो जब हमारे पास केवल ये अगर ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, मानो कि ये ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सब तो ऐसे शब्द हैं जो हमारे पास है ही नहीं, तो ये सही हो सकता है यहाँ पे। जब हमारे पास चार ऑप्शन ही हो तो हम कोई वर्ड की अगर रिपीट हो रही हो तो हम उसको भी सही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही गलत है कि ये तो वर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो ये वर्ड तो हम कहाँ से लेके आए। पर ये जब एक नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह का आ जाए कि एक वर्ड एक अल्फाबेट को रिपीट कर दे, तो हम उसको सही मान लेते हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है, पी एच ए एन टी, तो ये वर्ड तो एज इट इज हमारे पास है, तो ये वर्ड तो ठीक होगा ही। ऐसी कंडीशंस में हम इसको 1 स्टार देंगे एंड इसको 2 स्टार देंगे, यानी जब इस तरह से 5 ऑप्शन आए और एक ऑप्शन ऐसे रिपीट का हो और एक ऑप्शन एज इट इज हो, तो हम जो एज इट इज होगा उसको ज़्यादा स्टार देंगे, यानी उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो करेक्ट आंसर ये होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो ये डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। इसके अंदर ई ऑप्शन नहीं और ई ऑप्शन की जगह नन ऑफ दिस हो, तो क्या डी राइट होगा? आप ऐसे कह रहे हो कि इसमें ई ऑप्शन नहीं हो, हाँ ये ई ऑप्शन नहीं है, और ई ऑप्शन की जगह नन ऑफ दिस हो, नन ऑफ दिस हो, यानी इनमें से कोई नहीं हो। तो जब भी ये नन ऑफ दिस आ जाता है तो ये ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि हम इसके बारे में बता नहीं सकते कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही बार दे रखा है। हम ऐसे बता नहीं सकते कि हाँ डेफिनेट इसमें ये वर्ड बना ही जा सकता है। जब नन ऑफ दिस आ जाता है तो हम इस ऑप्शन को गलत ही कर देंगे। अब इस पे स्टार नहीं आएगा, अब तो ये हमेशा के लिए ही गलत हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट है स्टूडेंट? शब्द मैंगो, MEN को व्युत्क्रम में रखा जाए तो कौन सा अक्षर
अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। स्थान परिवर्तन नहीं करता है। तो आपको इसमें बताना है कि जब मैंगो वर्ड को आप व्युत्क्रम में रख दोगे तो इसमें से कौन सा ऐसा अल्फाबेट होगा जो अपना स्थान परिवर्तन ही नहीं करेगा, यानी पहले जहां पे था वहीं रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि ये शब्द है MANG, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, O को यहाँ रख दीजिए फर्स्ट नंबर पे, इसको सेकंड नंबर पे, इसको रख देंगे थर्ड नंबर पे, एंड ये इसको रख देंगे अपन फोर्थ, एंड को रख देंगे एंड के अंदर। तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है हमें कि इसमें एक वर्ड ऐसा है एन, जो पहले भी तीसरे स्थान पे था और अब भी तीसरे स्थान पे है। आंसर हो जाएगा एन ऐसा वर्ड है जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शब्द दिया गया है होटल, होटल को $300 से कुटांकित किया गया है। BORE का कुटांकित क्या होगा। जैसा कि आपको दिया गया है कि होटल का कुटांकित तो 300 है, तो बोर का कुटांकित क्या होगा। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम इस तरह से करेंगे कि जो होटल वर्ड लिखा हुआ है HOTEL, इसके सभी अक्षरों का स्थानीय मान रखेंगे। अब H का क्या होता है, H का होता है 8, O का कितना होता है 15, T का कोड क्या होता है 20, E का 5, एंड लंच कितने बजे होता है 12 बजे। ठीक है, तो ये इन सब का कोड हो गया। अब हम इसका ऐड करके देखेंगे कि इसका योग क्या 300 आता है क्या, या इसका योग कितना आता है, ये देखते हैं। तो 20 और 20 40, और ये कितना हो गया, टोटल योग हो गया इसका 60। जबकि इसने तो बताया कि होटल को 300 से कुटांकित किया है। तो अब हम देखते हैं इसको ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि इसका मान 300 आ जाए। इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि ये कितने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ये टोटल 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम इसको अगर 5 से गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है 6 पंजे 30, यानी 300 आ जाता है, जो कि हमें दिया गया है। इसी प्रकार अब हम बोर पे अप्लाई करते हैं। तो हमें मानो जैसे ऑप्शन देते हैं A, B, C एंड D ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 60, अगला दिया है 100,
अगला दिया है 160 एंड 200। तो अब हम चेक करते हैं कि बोर का क्या होगा, BORE। ठीक है, अब हम इनके स्थानीय मान लिखेंगे। B का स्थानीय मान 2 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है एंड E का 5 होता है। अब इनका योग करो। ठीक है, इनका योग किया तो हो जाएगा इनका योग 40 और ये 1 2 3 4 संख्या है तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योग हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 160। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 160 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अल्फ़ाबेट पे आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल तथा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों की एक लाइव यूट्यूब क्लासेस लेके आने वाले हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट टेस्ट पर आधारित सभी प्रकार के 50+ क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।